अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम नए लेक्चर को डिस्कस करते हैं जो मेनली दो थ्योरीज के ऊपर फोकस किया गया है। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज में हम पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस, एग्जांपल्स और उस थ्योरी की लिमिटेशंस अगर कुछ हैं तो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसे कि नाम से जाहिर है ये डिपेंड कर रही होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यानी ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी किसी एटम में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम बात कर रहे होते हैं सब ऑर्बिटल्स की। जैसे आप पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी के अंदर तीन तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो तीनों ऑर्बिटल्स में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम उसको कहेंगे जनाब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है। अगर px की बात कर लें तो px में टोटल दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन अगर दो की बजाय उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पेयरिंग की कमी है, तो वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि वो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। उसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर नजर आता है, मिल जाएगा, तो वो फौरन से उसकी पेयरिंग कर लेगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो थ्योरी कहती है जनाब कोवेलेंट बॉन्ड दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के दौरान या बनने के बाद तमाम एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो जानी चाहिए। ये हमने जब कोवेलेंट बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि जब कोई भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है और शेयरिंग के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाते हैं तो वो जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो जिस ऑर्बिट में भी वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उस ऑर्बिट की कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जैसी हो जाती है। आसान लफ्जों में उस शेयरिंग के बाद वो एटम स्टेबल हो जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के नतीजे में तमाम एटम्स स्टेबल हो जाते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की अटेन करके। इसी तरह से अगर किसी एटम के अंदर एक से ज़्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, तो जितने भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, हर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। सो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वजह से मल्टीपल बॉन्ड्स बन सकते हैं। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी जो फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो बॉन्डिंग में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। उसकी वजह ये होगी कि दो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में आ सकते हैं। तो जब उनके अंदर ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पेयरिंग क्यों करेंगे, यानी वो किसी और इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन क्यों करेंगे इफ दे हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये वही बात है कि अगर एक शख्स का पेट भरा हुआ है तो वो खाना क्यों खाएगा भाई। तो उसका तो ऑर्बिटल ऑलरेडी ऑलरेडी फिल्ड है, तो इट डज नॉट नीड एनी अदर इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड जो भी बनते हैं उनकी एक खास डायरेक्शन होती है। यानी जब आप बात करते हैं ना पी एक्स की या पी वाई की, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हमेशा डायरेक्शन होती है, खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की अगर हम बात करें जनाब, तो ये हम कोवेलेंट बॉन्डिंग जब पढ़ रहे थे तो उस दौरान डिस्कस भी किया था कि वो बॉन्ड्स जो हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी कि दो ऑर्बिटल्स अगर सर से सर टकराएं और उनके दरमियान बॉन्ड बने तो हम उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड है। और अगर दो ऑर्बिटल्स साइड से जुड़े, साइड वाइज ओवरलैपिंग करें, तो हम उसको कहते हैं कि जनाब वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उसकी ओवरलैपिंग के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड इन तीन तरीकों से बन सकता है जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। अगर हम बात करें एस एस ऑर्बिटल की, तो देखो एस जो है वो स्फेरिकल होता है तो इसमें तो साइड वाइज ओवरलैपिंग का चांस ही नहीं है, जहाँ से भी मिलेगा वो हेड ही होगा। तो एस एस ऑर्बिटल जब भी मिलते हैं तो वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जिसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। इसकी मिसाल होती है हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होता है ये मॉलिक्यूल, हर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, यानी s ऑर्बिटल होता है एक हाइड्रोजन एटम के पास और वो भी हाफ फिल्ड होता है। तो दो हाइड्रोजन के एटम्स दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स लेके आए और दोनों ने शेयरिंग कर ली। शेयरिंग होगी हेड ऑन तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसके नतीजे में ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा।
दूसरी सिग्मा बॉन्ड की मिसाल होती है sp। sp की मिसाल हम ले सकते हैं जनाब हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस जो होती है आपकी HF। इसमें हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेके आता है और फ्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप 7a से ताल्लुक रखता है तो उसके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें जनाब 2s2 के अंदर 2 चले जाते हैं और 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो px और py इसमें फुलफिल्ड होते हैं और pz जो होता है वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो pz ऑर्बिटल है वो s के साथ मिलता है, यानी हाइड्रोजन के साथ मिलता है और ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे भी देखें ये हेड ऑन ओवरलैपिंग ही हो सकती है, क्योंकि स्फेरिकल है, गोल है एस ऑर्बिटल, तो इसमें कोई साइड होता ही नहीं है। कॉर्नर वो स्फेयर है ना, तो स्फेयर में आप कॉर्नर कैसे बताएंगे, साइड कैसे करेंगे? इसमें हर जगह एक जैसी होती है। और जो थर्ड सिग्मा बॉन्ड की मिसाल है वो है पी पी ओवरलैपिंग। पी ओवरलैपिंग में हम अब बात करते हैं फ्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल की, कि फ्लोरीन क्योंकि हेलोजन ग्रुप से ताल्लुक रखता है ग्रुप 7a से, तो इसमें जो 2pz ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होता है। तो दो फ्लोरीन होंगे तो दो 2pz ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे। तो दो 2pz ऑर्बिटल आपस में इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों के सर से सर जुड़ेंगे यहाँ पे, और ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये 3 तरह से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अब इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा P और P के दरमियान, क्योंकि इसमें देखो चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, थोड़ी सी जगह में ज़्यादा चार्ज होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से जो पी पी ऑर्बिटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ है या रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 3.0 होती है। एस पी की बात कर लें तो एस पी के अंदर, क्योंकि पी के अंदर चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, छोटे एरिया में ज़्यादा चार्ज होता है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है और 1.732 इसकी रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर हम एस एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एस एस ऑर्बिटल में इनफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है इन दोनों के रिस्पेक्ट से, और इसकी जो रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ है 1.00 है। यानी आसान लफ्जों में सबसे वीक बॉन्ड इसका होगा, उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका होगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका होगा। इसके इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए होगी। अब हम बात करते हैं जनाब पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, यानी आप दो इस तरह के पाई ऑर्बिटल ले आए और उनको साइड से जोड़ें, हेड से ना जोड़ें, साइड से जोड़ें, तो वो एक पाई बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये उन कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है जिसके तहत कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और उसमें जो है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। यानी सबसे अच्छा बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल के, वो ये वीबीटी बता देता है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है वो ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता है। इसके ज़रिए आप किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान जो भी बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो मालूम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है, ये न्यूट्रल, एनायनिक, कैटायनिक तमाम तरह की स्पीशीज़ पर ये लागू हो सकता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हम आगे जाके बयान करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी अच्छी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए, इसको ही लेके हम आगे स्टडी करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई वीबीटी को अप्लाई करके किस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल वगैरह निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस में दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। हर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s1 होती है, तो s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, उसमें भी 1s1 होगा, तो उसका भी 1s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा। तो ये एक और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में दाखिल कर देता है, और जनाब ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब फ्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? फ्लोरीन के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस 9 इलेक्ट्रॉन को हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखें तो 1s2 2s2 2p5 होती है। अगर हम इनको इस तरह से ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करें तो इसका 2s2 फुल फिल्ड है, 2px 2py 2pz, इन तीनों में से 2px 2py फुल फिल्ड है और जबकि 2pz हाफ फिल्ड है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे फ्लोरीन एटम की भी सूरत हाल होगी कि जनाब इसका भी 2s2 फुल फिल्ड होगा, 2px 2py फुल फिल्ड होगा, लेकिन 2pz इसका भी हाफ फिल्ड होगा। तो इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये दोनों ओवरलैप करेंगे और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे,
जिसके नतीजे में ये पेयर एक दफ़ा इसके गिर्द आएगा तो ये नोबल गैस बन जाएगा, और ये पेयर अगर इसके गिर्द घूमेगा तो ये नोबल गैस बन जाएगा। तो दोनों ही एटम इस तरह से स्टेबल हो जाते हैं। तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। तो जनाब अगर हम इसमें बात करें इस 2pz की, ये 2x 2py और 2pz को आप हॉरिजॉन्टल समझ लो बॉन्ड फॉर्मेशन में आसानी के लिए। तो ये जो बाकी के ऑर्बिटल्स हैं ना जो ओवरलैप नहीं कर रहे, ये फुल फिल्ड है, इनको ओवरलैपिंग की ज़रूरत है ही नहीं। जितना इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इनके अंदर समा सकते थे वो ऑलरेडी हैं। अब सिर्फ जो अनफिल्ड यानी पार्शियली फिल्ड हाफ फिल्ड 2pz ऑर्बिटल है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से ओवरलैपिंग हो जाती है और ये p ओवरलैपिंग होती है, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड के अंदर एग्जाम्पल में देखा था। तो ये फ्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल इस तरह से फॉर्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई ट्राइआयोडाइड आयन की। तो ट्राई आयोडाइड आयन बेसिकली इसमें हमें जब भी कोई पॉली एटॉमिक सेंटर की बात करते हैं ना, जब भी कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन होता है तो उसमें एक ना एक सेंट्रल एटम जरूर होता है। तो हम ट्राई आयोडाइड आयन की अगर बात करते हैं तो ट्राई आयोडाइड आयन में 3 आयोडीन के एटम्स होते हैं, जिसमें एक ना एक आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो सेंट्रल एटम ट्राई आयोडाइड में है वो कोई सा भी आयोडीन होगा, लेकिन वो होगा आयोडीन, क्योंकि इसमें कोई दूसरा एटम मौजूद ही नहीं है। तो आयोडीन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होता है। 53 एटॉमिक नंबर में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, या आपने अगर पीरियोडिक टेबल गौर से पढ़ा हो समझा हो, तो उसमें जो वैलेंस शेल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होती है NS2 NP5 ND0। इसमें d ऑर्बिटल होता ज़रूर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उतने होते नहीं है कि वो d ऑर्बिटल में फिल हो जाए। अब क्या होता है, क्योंकि ये भी हेलोजन ग्रुप का मेंबर है, इसमें भी NP5 होता है, S2 फुलफिल्ड है, PX PY फुलफिल्ड है, जबकि PZ में एक इलेक्ट्रॉन है यानी हाफ फिल्ड है। तो होता क्या है जनाब कि क्योंकि ट्राई आयोडाइड बनने के लिए इसको चाहिए कितने, 2 मजीद कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस सूरत में अगर ये ऐसे ही हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक हाफ फिल्ड वो है, क्या नाम है, एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें जनाब, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज था, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एनवायरनमेंट से गेन कर लिया है, इसको किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो मिला है वो डी ऑर्बिटल में आ जाएगा, यहाँ पे पेयर नहीं होगा। अगर यहाँ पे पेयर हो जाएगा तो फिर ये जो दो आयोडीन के एटम है वो कहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, पेयर्ड ऑर्बिटल्स तो बॉन्ड नहीं बना सकते। तो जो भी नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास या जो इलेक्ट्रॉन आया होगा वो डी ऑर्बिटल में रिजाइड करेगा। तो डी ऑर्बिटल में जब रिजाइड करेगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो दो आयोडीन के जो एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जैसी होगी, उनके पास भी सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा जो हाफ फिल्ड होगा। तो ये वाला आयोडीन अपने इस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के जरिए यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा जो आयोडीन है वो अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल के जरिए इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा जो इस आयोडाइड आयन के नेगेटिव चार्ज की वजह से आया है। तो लिहाजा ये ट्राई आयोडाइड आयन बन जाएगा, जिसकी सूरत हाल ये ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होगी। इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं वो कितने हो गए, देखें दो जो बॉन्ड बन रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड है ना, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज। तो दो सिग्मा बॉन्ड और एक दो तीन, तीन लोन पेयर है। तो ये जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उसकी 5 साइड्स होंगी, 5 कोने होंगे, और ये जो ज्योमेट्री होगी इसकी वो होगी ट्राइगोनल बाईपायरामिड। ट्राइगोनल बाईपायरामिड में क्यों कह रहा हूँ, उसके 3 कोनों पे ये लोन पेयर्स आ जाएंगे इस तरह से, और एक आपका ये जो आयोडाइड के साथ बॉन्ड है वो ऊपर होगा और एक आयोडाइड के साथ बॉन्ड नीचे होगा। तो ट्राइगोनल बाईपायरामिड की शेप बनेगी इसकी। तो इस तरह से मॉलिक्यूल की हम ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। एक और मिसाल देख लेते हैं PCl6 नेगेटिव की। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जनाब एक फास्फोरस है, उसके साथ 6 क्लोराइड लगे, 6 क्लोरीन लगे हुए हैं। अब फास्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन इजाफी हमने यहाँ लगा देना है। अब अगर हम फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करें तो उसमें p ऑर्बिटल के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 3s2 3p3 और 3d0 d ऑर्बिटल होता है, लेकिन उसमें
इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि वो डी ऑर्बिटल को फिल कर सके। तो अब क्या होगा, 3d3 में तीनों हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है, तो इस कंडीशन में तो फॉस्फोरस सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, यानी सिर्फ 3 क्लोरीन इसके साथ आके लग सकते हैं। अगर इसको एनवायरनमेंट से इनफ एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या करेगा, ये स्पिन पेयरिंग तोड़ेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के डी ऑर्बिटल में आ गया। अब इस केस में अगर ये इलेक्ट्रॉन उठ के डी ऑर्बिटल में आ गया तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि इस फॉस्फोरस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी आया हुआ है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया। तो अब इस केस में ये फास्फोरस पूरे 6 बॉन्ड बना सकता है। तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे एक क्लोरीन बनाएगा, बाकी 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ 5 क्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे और इस तरह से PCl6 नेगेटिव का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पेयर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर यह है सिग्मा बॉन्ड का, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। जितने भी बॉन्ड बनते हैं या जितने भी लोन पेयर्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो वो उसकी ज्योमेट्री बताते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बहुत अच्छा सा एक आप समरी समझ लें। तो 6 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 6 कोनों वाली डायग्राम तो बनेगी, 6 कोनों वाली चीज़ बनेगी। अब वो 6 कोनों वाली चीज़ क्या होती है जनाब, कि फॉस्फोरस बीच में होता है, यहाँ पे चारों जानिब क्लोरीन लगे होते हैं और इसके ऊपर एक क्लोरीन लगा होता है, इसके नीचे एक क्लोरीन लगा होता है। तो इस तरह की जो शक्ल होती है उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेसेस, हेड मतलब फेसेस। तो ये बेसिकली जो आपकी ज्योमेट्री बनी है ये इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हर क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से 90 डिग्री के एंगल पर होता है ताकि उनके दरमियान रिपल्जन कम से कम। तो ये आपने वीबीटी के जरिए PCl6 नेगेटिव की ज्योमेट्री निकाल ली। तो हम बात करते हैं जनाब अमाइन की, NH2 नेगेटिव की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो अगर हम नाइट्रोजन की न्यूट्रल कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी, यानी 1s2 2s2 2p3। अगर नाइट्रोजन के नेगेटिव आयन की बात करें, जैसे कि आपको सवाल में दिया गया है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा। तो अगर इसके बाद नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, डी ऑर्बिटल होता तो यहाँ पे कहीं आ जाता है, लेकिन डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, जिसके नतीजे में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड बच जाते हैं। इन 2 ऑर्बिटल्स के जरिए ये 2 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। नतीजे में क्या होता है जनाब, NH2 नेगेटिव का ये एनाइन बन जाता है। अब इसमें देखें, ये एक जो है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए और एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स हो गए। तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हो गए यहाँ पे। टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कितने, 4। तो 4 कोनों वाली डायग्राम बनेगी, यानी 4 साइड्स होंगी और ये एक टेट्राहेड्रल होगा जो कि इरेगुलर होगा, यानी ये जो आपका लोन पेयर है इसका लोब बनेगा, इसका लोब होगा, इसका आपका लोब होगा, इसका लोब होगा। इरेगुलर यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये लोन पेयर थोड़े से फैले हुए होते हैं, क्योंकि इन लोन पेयर्स को सिर्फ ये नाइट्रोजन का जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। इस लोन पेयर को भी सिर्फ नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि ये जो आपका बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। लिहाजा ये इतना फैला हुआ नहीं होगा, ये थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होगा, ये भी थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होगा, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम होगा एज कम्पेयर टू दीज लोन पेयर। लिहाजा इनका जो बॉन्डिंग ये लोगों को थोड़ा ज़्यादा होगा और इनका जो बॉन्डिंग ये लोगों को थोड़ा सा कम होगा, इसलिए इसको इरेगुलर टेट्राहेड्रल कहेंगे। अगर चारों जाने बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो फिर हम इसको रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। अब कैटाइनिक स्पीशीज के लिए वीबीटी के जरिए आप कैसे उनकी ज्योमेट्री बता सकते हैं, उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो आइन ले रहे हैं वो दैट इज ICl4 पॉजिटिव, यानी कैटाइन है ये। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है, हमने जैसा आपको पहले बताया था कि इसमें जो सेंट्रल एटम है वो आयोडीन है। अब आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 53 है। पॉजिटिव चार्ज या कैटाइन का मतलब होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया है।
और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें से ले लिया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 53 की बजाय 52 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसकी जो आम हालत में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 NP5 NT0। तो NP5 की ये सूरत हाल है। अब अगर इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें अनपेयरिंग होती तो ये इसका इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाता, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाता, ऐसे ही था। इसको इनफ एनर्जी मिल जाएगी तो ये दो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनफ एक्साइटेशन एनर्जी लेकर ये अनपेयर हो जाएंगे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे होता 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना यहाँ पे। तो क्योंकि ये कैटाइन है तो इसका ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आता तो वो प्लस चार्ज बनने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो अब बचे सिर्फ 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पे, NPX, NPY, NPZ और NDX। तो ये जो 4 अनपेयर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, इन चारों ऑर्बिटल्स में क्लोरीन अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा और ICl4 पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये जो ICl4 पॉजिटिव बन रहा है इसमें देखें ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये और ये 4 आपके पास सिग्मा बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो 4 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स। जितने इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हो गए उतनी ही कोनों वाली डायग्राम बनेगी, ठीक है जनाब। तो ज्योमेट्री हो जाएगी sp3d, 5 कोनों वाली जो ज्योमेट्री होती है वो sp3d होती है। और इसमें जो बनेगा, जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल बाइपिरामिड कहते हैं जनाब कि जिसमें 3 कोने हो, ट्राइगोनल बन रहा हो और ऊपर और नीचे एक एटम लगा हुआ हो। इसका जो प्रॉपर नाम है, क्योंकि एक परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिड नहीं होता, इसका नाम था डिस्फिनॉइड। तो इसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होती है, थोड़ी सी, जिस तरह मिसाल देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब अगर आप पैरेललोग्राम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें एक आ जाता है ट्रेपेजॉइड। इसमें कंडीशन होती है ना, अगर वो डायग्राम एक खास रूल को फॉलो ना करे तो होती वो जैसी ही है लेकिन उसमें एक नाम आ जाता है नया। तो यहाँ पे भी यही होता है कि होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड है लेकिन क्योंकि थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ जाती है तो इसको डिस्फिनॉइड कहते हैं, डिस्फिनॉइड। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटायनिक स्पीशीज की, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो इस हाइड्रोनियम आयन में जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब क्योंकि इस पे हम बात कर रहे हैं कि जनाब दो यहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे। और ऑक्सीजन का जो एक ये लोन पेयर बचता है, ये लोन पेयर ये हाइड्रोजन कैटाइन को ये डोनेट कर देता है, यहाँ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ये भी हम सिग्मा बॉन्ड की तरह ही कंसीडर करते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर। तो टोटल 4 साइड्स हो गई। 4 साइड किस में बनती हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होती हैं। तो इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल और ये ज्योमेट्री भी इरेगुलर होगी क्योंकि इसमें भी एक लोन पेयर है जो कि सिर्फ एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका जो लोब होगा वो बड़ा होगा, इन तीनों के लोब छोटे होंगे क्योंकि ये दो सेंटर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन से एक तरफ हाइड्रोजन से। यहाँ पे भी दो सेंटर्स हैं, यहाँ पे भी दो सेंटर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर है तो ये थोड़ा सा फैला हुआ होगा, ये थोड़े से टुकड़े हुए होंगे। लिहाजा ये जो टेट्राहेड्रल बनेगा ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं होगा, थोड़ा सा इरेगुलर होगा। तो यहाँ पे कैटाइनिक स्पीशीज का इस तरीके से हम इनकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनाब लिमिटेशंस की। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ऑल इज नॉट गुड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, जैसे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। यानी कि आम हालात में शुरू शुरू में जब वीवीटी में कहा गया कि जनाब सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो कार्बन में तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहां पे ये कहा गया कि कार्बन के तो 4 बॉन्ड बनते हैं, तो ये तो वीवीटी की लिमिटेशन है। फिर एक कॉन्सेप्ट आया है एक्साइटेशन का और अनपेयर्ड एनर्जी का, तो जिसकी वजह से ये लिमिटेशंस किसी हद तक दूर हो गई थी। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि वीवीटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डेल्ट वेरी एफिशिएंटली इन वीबीटी। फिर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स खास एरियाज में आपको लोकलाइज होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक खास एरिया में कन्फाइन कर दिया इसने, जो कि इलेक्ट्रॉन तो प्रोबेबिलिटी पे चल रहे होते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन किसी एक खास जगह पे तो पाया नहीं जाता, वो तो किसी वक्त में कहीं भी हो सकता है। फिर इसकी जो सबसे अहम लिमिटेशन है वो ये है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ऑक्सीजन है, उनको इसकी बुनियाद पे कहा जाता है कि वो डायमैग्नेटिक है, यानी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर हम डीबीटी की बुनियाद पे ऑक्सीजन गैस को देखें तो उसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको नजर नहीं आएगी, जबकि हकीकत में ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। इसकी इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी का आगाज हुआ जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ सवालात हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि आप इसको डिस्कस कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में इसको देख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। कि वीबीटी के जरिए ये कैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अच्छा, इस जवाब देने के लिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल सिर्फ उस वक्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा जब उसके अंदर एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि जनाब ICl4 जो है नेगेटिव, इसको आप वीबीटी के जरिए सॉल्व कीजिए, इसकी प्रॉपर्टी बताइए, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या है, कितने कोण वाली डायग्राम बनेगी, बॉन्ड एंगल वगैरह क्या होगा। इसका जो ICl4 नेगेटिव का कैटाइन है वो हमने स्लाइड में पहले ही डिस्कस कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप इंटरनेट से या बुक जाहिर सी बातें पढ़ रहे होंगे तो उसमें कुछ और मिसालें भी हैं जिनको वीबीटी के जरिए सॉल्व किया गया है, एग्जाम्पल में, वो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से कुछ मॉलिक्यूल्स बनाएं और खुद से ही उनका सॉल्यूशन करें वीबीटी के थ्रू। और उसमें अगर कुछ इश्यू होता है तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इसमें कमेंट में लिख दीजिए या यूट्यूब पे लिख दीजिए, जो भी है। तो ये कुछ सवाल हैं, इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलें जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।